अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आज आप सब खैरियत से होगे। आज 18 नवंबर 2023 है और आज की वीडियो हमारी पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल के हवाले से है। ये बेसिकली इस पे वीडियो बनाने का एक मकसद ये था कि एक बहुत स्ट्रांग कंपनी थी और इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक ड्रास्टिक एक बड़ा चेंज आया, जिस पे मैंने सोचा कि एक बनाई जाए वीडियो। और स्टिल काफी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है और होल्ड करके रखा हुआ है, तो मुझे सोचा इस पे थोड़ी सी क्लियरेंस दूं लोगों को कि आया कंपनी इन्वेस्टेबल है, नहीं है, होल्ड करना चाहिए, सेल कर देना चाहिए या मजीद उठा लेना चाहिए। उस पर मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगा कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से और करंट सिचुएशन के हवाले से। एजेंडा की बात की जाए तो जैसे हमेशा की तरह मेरा एजेंडा एक स्ट्रीमलाइन एजेंडा है, जिसमें कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा, ड्यूरिंग द ईयर अगर कुछ हुआ है उसके बारे में बताऊंगा, फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में बताऊंगा, फ्यूचर आउटलुक के बारे में बताऊंगा, और फिर मेरी सजेशन होगी, मेरी राय होगी कि आया मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए। कंपनी की अगर बैकग्राउंड की बात करो तो जैसे कि आपको इल्म होगा कि ये पीआईसीटी करती क्या है। बेसिकली इसका काम ऐसा काम है कि जो इसका एक एग्रीमेंट है कराची पोर्ट ट्रस्ट के साथ, और उस एग्रीमेंट के थ्रू ये सारी पोर्ट मैनेजमेंट सर्विस देती है। जैसे कि आप नजर आ रहा है, ये एक लॉरी व्हीकल है और ये बेसिकली इसको ऊपर रखती है। तो इस तरह की मैनेजमेंट सर्विस, कंटेनर को रखने का सर्विस, कंटेनर को क्लियर करने का सर्विस, ये सारी सर्विसेज इस पीआईसीटी का रेवेन्यू है। और इसी से कमाती है। और इसके इस ये एग्रीमेंट इसके इसके रेवेन्यू की बेसिक बुनियाद ये है कि इसका एक एग्रीमेंट है इस लैंड से, मतलब कराची पोर्ट ट्रस्ट है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट ने अलाउ किया इसको 20 साल के लिए काम करे। अनफॉर्चुनेटली ये एग्रीमेंट 17 जुलाई 2023 को एक्सपायर हो चुका है। अच्छा, इस 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 2003 में बना होगा या 2002 में हुआ होगा, तभी 20 साल का है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में एक ये चीज भी लिखी हुई है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा और अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता तो ये कंपनी पीआईसीटी हैंड ओवर देगी किसको, केपीटी को। और इसमें 2 साल लग सकते हैं। कॉम्प्लेक्स हैंड ओवर है, मतलब ये अपना सारा आइटम्स हटाएगी, कंटेनर्स को प्रॉपर सेट करेगी, हो सकता है कहीं कंटेनर्स जो स्क्रैप कंटेनर्स को भी डिस्पोज करेगी। ये सारा काम किसकी जिम्मेदारी, पीआईसीटी की जिम्मेदारी है। तो इसमें 2 साल लग सकते हैं। तो अभी फिलहाल जब एक्सपायर हो गया, और मैं ये देख रहा था कंपनी के रिसेंट फाइनेंशियल्स में भी दिखा हुआ है कि एक्सपायर हो गया, कंपनी ने लीगल केस फाइल किया कि एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन एक्सटेंशन नहीं मिली। अ, क्या वजह है मुझे नहीं पता क्यों नहीं मिली, लेकिन इसको एक्सटेंशन नहीं मिली। इन शॉर्ट ये, ना ही कंपनी के पास कोई नया अलग रेवेन्यू स्ट्रीम है। तो अब इसका मतलब ये कि इसको ये सब चीजें अनवाइंड करनी पड़ेगी, इसको सब चीजें हटानी पड़ेंगी अब ये सारे ऑपरेशन का, और इसके लिए 2 साल लग सकते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। तो इस दौरान कोई और एक्टिविटी तो कर नहीं सकेगी अगर इसी को माइंड अप कर रही है तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, कंपनी कमाएगी कहाँ से इन सालों में। अब इसके बाद कंपनी ने फर्दर एक्सप्लोर किया मार्केट्स को, तो उसको कुछ नजर नहीं आया कि जिससे ये अपनी सर्विस दे के बेनिफिट उठा सके। तो इस वजह से यहाँ पे भी इसका लक नहीं चला। तो ये बेसिकली कंपनी का बैकग्राउंड है और करंट सिचुएशन क्या है। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे आते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बड़ी ही स्ट्रांग है और हिस्टोरिकली थी, लेकिन अब के बाद नहीं रहेगी। इसकी मैं वजह बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब इसका 30 जून जून को एक्सपायर हुआ ना, तो इसके बाद कोई रेवेन्यू कमा ही नहीं सकती उस जगह से। ठीक है, तो हम देखे इस क्वार्टर पे इसके बाद रेवेन्यू आया है। ठीक है, हो सकता है वो कुछ दिनों का हो, जो आखिरी आखिरी पोर्शन ऑफ सर्विस का है उसका हो, इसके बाद का ना हो सकता है ये हो। अभी इसका 16.5 रुपये ईपीएस है। मैं समझता हूँ कि कंपनी के पास फिलहाल फाइनेंशियल पोजीशन को देखा जाए तो बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, अगर आप इस क्वार्टर को, ये 9 मंथ पे तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन इस क्वार्टर पे देखे ना, कोई रेवेन्यू नहीं, मतलब इस 3 महीने में कुछ भी नहीं कमाया इसने। इसके एडमिन एक्सपेंसेस देख लें आप, तकरीबन 586 मिलियन है। सॉरी, अदर इनकम है, 586 अदर इनकम है, और फिर टैक्स इसका इसी हिसाब से तो 249 मिलियन इसकी रेवेन्यू बची, सॉरी प्रॉफिट बचा, और 2.29 ईपीएस है। कहने का मकसद ये है, अभी इसका कोई रेवेन्यू नहीं है। 9 मंथ पे तो ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। शायद 1 ईयर पे भी जाए तो इसी टाइप का, इसी से मिलता जुलता इसका ईपीएस रहेगा और रेवेन्यू रहेगा। लेकिन मैं क्लियरली कट बताऊं, लास्ट क्वार्टर में कुछ नहीं, इसके बाद वाले क्वार्टर में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो इसका ईपीएस भी गिरेगा और इसकी फाइनेंशियल पोजीशन तो मतलब समझ खत्म ही हो गई ना। अब कंपनी के पास एग्रीमेंट ही नहीं है, तो अब कुछ परफॉर्म ही नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब बेकार हो गई। इसको इस बेस पे डिसीजन लेना ही नहीं चाहिए।
एक चीज। दूसरी चीज, ये कंपनी की बैलेंस शीट पे आता हूँ। अच्छा, इस टाइप की कंपनी जो सर्विस कंपनी है ना, उसके पास फिक्स एसेट नहीं होते, ये तो आप दिमाग में रखें। और जो फिक्स एसेट थे वो इन कंपनी को ऑलरेडी पता था कि एक्सपायर खत्म हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, तो इन्होंने इस साल पे ही फुली डिप्रिशिएट करके खत्म कर चुकी जो भी फिक्स एसेट थे, थोड़े मोटे छोटे मोटे। बाकी इसके करंट ऐसे 8.5 अरब के, जिसमें 7.5 अरब कैश है, जो कि बहुत अच्छी पॉइंट है। और करंट लाइबिलिटी 6.5 अरब है। तो आप देखें, 6 अरब में 8.5 अरब में से 6 अरब के तो उसकी लाइबिलिटी है, तो उसके बाद बचा क्या, तकरीबन 1.5 से 2 अरब बचा। ठीक है, और ये 1.5 से 2 अरब इतना सीधे सीधे नहीं, 1.5 से 2 अरब में भी इसको कोई ना कोई कमिटमेंट जो कंटीजेंसी है, जो मैं अभी आके जिक्र करता हूँ। तो इसकी बैलेंस शीट भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और मैं ये समझता हूँ आने वाले इसके अकाउंट्स नॉन गोइंग कंसर्न पे बनेंगे, क्योंकि इसके पास कोई भी रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं है, कोई भी ऑपरेशन नहीं है, 12 महीने में इसकी विजिबिलिटी नहीं है कंपनी की। अब फाइनेंशियल कमिटमेंट की बात करता हूँ, जैसे मैंने बताया इसकी लाइबिलिटीज 6.5 अरब है और इसका कैश 7.5, और करंट ऐसे 8.5 अरब है। तो 8.5 में से 6.5 माइनस कर देंगे तो भी 2 अरब बच गया, ऐसा लग रहा है ना बाजार, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं बताता हूँ क्यों। कंपनी के अगर नोट्स रीसेंट अकाउंट्स पे चले जाए, जो क्वार्टर ये सितंबर वाले क्वार्टर का 9 मंथ का पब्लिश किया है, उसमें नोट नंबर 12 पे चले जाए, तो आपको नजर आ जाएगा कंपनी के पे केसेस चल रहे हैं। और कंपनी ने भी कुछ फाइल किए हुए हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो उसमें पेमेंट्स नजर आ रही हैं जो कि अभी डिस्प्यूटेड है। जब भी कंपनी वाइंड अप पे जाती है ना और लीगल केस चल रहा होता है, तो अमूमन तौर पे क्या होता है कि कंपनी जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है ना, मिसाल के तौर पे इस केस में 304 मिलियन देने, इस केस में कुछ 34 मिलियन रिसीव होने, यहाँ देने या रिसीव हो रहे, तो इस सारे अमाउंट को ना एक अलग बैंक अकाउंट में रख दिया जाता है, खास तौर पे वो अमाउंट जो देने, और उस अमाउंट को छेड़ा नहीं जाता। इसके बाद जितना भी है फिर शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये कंटीजेंसीज है जो सिर्फ डिस्क्लोज हुई है, और ये डेफिनेटली सम पॉइंट कभी ना कभी कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए इसी पैसों में से ही पैसा रोक के करेंगे। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये जो ये स्टोर स्पेस है ना, ये इसकी वैल्यू नील हो जाएगी। क्यों नील हो जाएगी? क्योंकि स्टोर स्पेस, लूज टूल्स, ये वो चीज है, या तो स्क्रैप में बिकेंगे, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, स्क्रैप में बिकेंगे। क्योंकि ये वो चीजें, कंटेनर को ओपन करने का, खोलने के पार्ट्स होंगे, तो अब ऑपरेशन ही नहीं है, तो अब क्या करेंगे वो, तो जीरो वैल्यू इसकी। तो सिर्फ कैश को ही आप मुनस्सर रखें, कैश पे। अब इस कैश में से भी अगर इसको ये पे ऑफ करेगा 6.5 7.5 में से, तो 1 अरब बचा। 1 अरब में से 304 मिलियन तो ये रहा। बाकी यहाँ पे मैंने मजीद गौर नहीं किया, लेकिन ये इसी तरह की पेमेंट्स हैं। तो ये माइंड में रखें, अगर कंपनी लिक्विडेशन पे जाती है ना, तो 12 महीने में इसकी विजिबिलिटी नहीं है और शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिलता। फ्यूचर आउटलुक क्या है? मुख्तसर बात है, फ्यूचर आउटलुक डल है, कुछ नहीं है। इसके इसकी वजह ये कि इनके रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं है, और फेल मतलब इन्होंने एक नई स्ट्रीम भी डेवलप नहीं की। अगर लिक्विडेशन पे जाती है तो कंपनी के अपने डेट्स भी पूरे पे ऑफ करते हैं, मेरे हिसाब से डेट भी पूरे नहीं कर पाएगी। डेट्स इंक्लूड ये जो करंट लाइबिलिटी वाली 6.5 प्लस कंटीजेंसी, क्योंकि जब लिक्विडेशन जाएगी तो कंटीजेंसी वाला अमाउंट पहले निकाला जाएगा, फिर डेट को पे किया जाएगा। तो 7.5 में से कंटीजेंसी माइनस करेंगे, फिर डेट भी पे होना मुश्किल है, जो मुझे लग नजर आता है। हो सकता है ऐसा ना हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन हमेशा एक रैशनल अप्रोच चलनी चाहिए जो कि वजायद नजर आती है। शेयर प्राइस करंटली 50 है। सो मेरे ख्याल में 50 रुपए का अगर कोई, काफी गिर गया वैसे तो, 100 से ऊपर का शेयर था, और अभी 50 रुपए पे कोई लेता है, तो मेरी पर्सनल राय ये है कि भाई 50 रुपए पे लेना भी बेवकूफी ही है। क्यों? कंपनी का आउटलुक नहीं है, कंपनी का फ्यूचर नहीं है, रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं है, तो आप क्या करेंगे? और एक चीज मैंने सॉरी मिस आउट कर दी, इनकी जो अदर इनकम है ना, इनके सेविंग अकाउंट पे, सेविंग अकाउंट क्या है, जो ये कैश बैलेंस पड़ा हुआ है। तो जब इसको ये नियर फ्यूचर में ये पे ऑफ करना है, जब ये पे ऑफ करेगा तो आपका ये बैलेंस भी कम हो जाएगा, अदर इनकम भी खत्म, मुक जाएगी। अच्छा, मेरा व्यू क्या है, मतलब मैं क्या करूं, ये तो मैंने आपको बता दिया कंपनी का फ्यूचर आउटलुक इस तरह का है। ठीक है, अब मेरा व्यू क्या है। अच्छा, कंपनी बहुत स्ट्रांग थी, एक तो मोनोपोली थी, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टीम भी बहुत स्ट्रांग थी। मैं खुद इसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टीम के कुछ बंदों को मैं जानता हूँ, जो रिसेंटली छोड़ छोड़ के चले गए, क्योंकि उन लोगों ने देख लिया था। लेकिन मैं ये सोचता हूँ, जब इनकी टीम इतनी स्ट्रांग थी, इनकी रिपोर्टिंग इतनी स्ट्रांग है, तो इन्होंने क्यों नहीं सोचा कि ये, उनको क्यों नहीं सोचा कि 20 साल होने वाले हैं, ये एग्रीमेंट खत्म होना है, क्यों नहीं सोचा? ये बात बड़ी हैरत वाली बात है। दूसरी चीज, जब ये एक्सपायर होने वाली थी, जब उनको अगर सोचा नहीं था, तो कंपनी डाइवर्सिफिकेशन पे क्यों नहीं गई, सिर्फ और सिर्फ लोडिंग और लॉजिस्टिक को क्यों अपना रेवेन्यू बनाया?
क्यों नहीं आपने कोई दूसरे लोकली कुछ काम करना शुरू कर दिया? जो दुनिया भर की ये इस तरह की कंपनी पोर्ट मैनेजमेंट सर्विस बहुत सारी डिफरेंट चीजों में हाथ डाला होता है, जैसे कि जो इससे लिंक होती है डिलीवरी, जैसे कि डिलीवरी कंपनी, बड़े कंटेनर्स को डिलीवर करना या माल को लोकली कस्टमर एंड कस्टमर तक पहुंचाना की डिलीवरी कंपनी। इस तरह की कंपनी या इस तरह के बिजनेस पे क्यों फोकस नहीं किया? क्यों कोई रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं बनाई, या क्यों इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया ताकि उसको कंट्रोल कर सके? तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरी चीज दूसरी चीज इसी तरह की कंपनी, अगर आप यूएस मॉडल पे चलें, यूएस में जितनी पोर्ट्स है उनमें क्लियरेंस में काफी टाइम लगता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके जो क्लियरिंग, जो 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 उसका माल होता है ना, वो पोर्ट पे ही रहता है काफी टाइम तक। तो उन लोगों ने क्या है, काफी इस जगह पोर्ट क्या है ना, अकोमोडेशंस बनाई हुई है। तो इस तरह की कंपनी को चाहिए था। कराची पोर्ट में भी काफी टाइम लगता है, तो बाहर से जब माल आता है, तो क्यों नहीं इस तरह के अकोमोडेशन में इन्वेस्ट किया कि उसको रेंट आउट करे उनकी उन कस्टमर्स के लिए जो यहाँ पे रुकते हैं तब तक क्लियर नहीं होता कंटेनर? क्यों इस तरह इन्वेस्ट नहीं किया? बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कंपनी क्यों डाइवर्सिफिकेशन पे नीचे बहुत कुछ कर सकती थी जो कि नहीं की, मुझे बाजार नजर नहीं आ रही कोई। अच्छा, मेरे हिसाब से ये इस पॉइंट पे इन्वेस्टेबल नहीं है। कुछ लोगों ने बाय कॉल दी हुई है, ये बोले बहुत सस्ता शेयर है अभी और बहुत महंगा था हिस्टोरिकली। मैं समझता हूँ कंपनी में दम नहीं है। सट्टेबाजी के लिए लेना हो ले लो, हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए थोड़ा नीचे जाए, लेकिन मेरे हिसाब से कोई पॉइंट नहीं है इसको इन्वेस्ट करने का। और और अगर खुदा ना खास्ता कंपनी लिक्विडेशन पे जाती है, और क्योंकि अभी फिलहाल नजर आ रहा है कोई इसमें इन्वेस्ट रेवेन्यू नहीं आएगा, तो लिक्विडेशन पे जाएगी, तो मेरा नहीं ख्याल का करंट कैश जो अवेलेबल है ना वो भी करंट लायबिलिटी को मीट कर सके, मेरा ऐसा जाती ख्याल है। तो हो सकता है डिफॉल्ट हो जाए। तो कीप दिस इन माइंड अनटिल अनलेस कोई गवर्नमेंट बॉडी इंटरवीन करे या केपीटी को रहम आ जाओ, और गवर्नमेंट को रहम आ जाओ, एग्रीमेंट दे दे इनको, अनटिल अनलेस ऐसा हो। लेकिन जो कि बाजार नजर आता है, इसको सब जगह से लीगल केसेस में भी, मतलब ये अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाई, और फिर इस वजह से उनको एग्रीमेंट नहीं मिला। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं होना। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आपको किसी शेयर से पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, ये मेरे मुताबिक इन्वेस्टेबल नहीं है। दैट्स माय डिसीजन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अगर आपकी इस वीडियो पे कोई इंप्रूवमेंट पॉइंट हो, कोई बात हो, लाजमी उससे जिक्र करें, इंशाल्लाह मैं इसको जवाब दूंगा, और ऑब्वियसली आने वाले फ्यूचर में मैं इसको कंसिडर करूंगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि आप शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे थोड़ी सी हौसला अफजाई होगी, और इंशाल्लाह फिर मैं मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।